फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं प्रश्नों की एक नई श्रृंखला के साथ। इन प्रश्नों को विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं में ये संभावित हैं। तो जो भी हमारे मित्र हैं, शिक्षा शास्त्र से सहायक आचार्य प्रवक्ता पद की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो मित्र पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे ये अनुरोध है, आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ ही हमारा उत्साहवर्धन भी होता रहे। ठीक है। और अगर प्रश्न आपको पढ़ने के पश्चात ऐसा लगता है कि अपने मित्रों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसे अवश्य शेयर कीजिए, जिससे मेरी दूसरे छात्रों तक उपलब्धता बढ़ सके। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि वो कौन सा कथन है जो बुद्धि के संबंध में सही जानकारी हमें प्रदान करता है। तो इसमें से तीसरा जो बिंदु है हमारा कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बुद्धि कैसी है? बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है और ये जटिल योग्यताओं का एक समूह है। यानी कि बुद्धि कोई एक वस्तु नहीं है, एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सी वस्तुओं, बहुत सी चीज़ों को समझने और तर्क करने की क्षमता उपस्थित होती है, इसलिए इसे बहुआयामी और जटिल योग्यताओं का समूह कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही नाम की कोई लड़की है जो किसी समस्या के उपस्थित होने पर एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो जो रूही नाम की लड़की है वो किसी समस्या के उपस्थित होने पर एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, विचार करती है कि ऐसा करने से समस्या हल हो सकती है, ऐसा करने से समस्या हल हो सकती है। तो इसमें पूछा गया है कि रूही किस प्रकार के गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो रूही के ये जो गुण है वो सृजनात्मक विचारों की ओर दिखाता है कि रूही के अंदर सृजनात्मक कौशल बहुत अधिक है, समस्या समाधान की क्षमता बहुत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो आकलन होता है, आकलन ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय भी होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समाप्त होने के उपरांत भी होता है। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्रथम उद्देश्य यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन ए सही है इसमें से, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। जो भी संबंधित अवधारणाएं हैं, किसी टॉपिक से संबंधित या किसी विषय वस्तु से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बच्चों को स्पष्ट ज्ञान हो गया है या नहीं हुआ है, वहाँ उन्हें कहाँ पर समस्या हो रही है, तो इन सब का समाधान और इनको समझने का जो कौशल होता है, इसलिए आकलन प्राथमिक उद्देश्य में होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में, एक इंक्लूसिव क्लास है, उसमें एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 करके। तो ये लिखा है कि शैक्षिक योजनाओं को कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। कभी कभी तैयार करना चाहिए, तो कभी कभी वाले कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो कभी कर लिया कभी नहीं किया। तो हमें सबसे सटीक उत्तर चाहिए, तो हमारा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यानी एक समावेशी कक्षा है, उसमें शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को बनाना है, क्योंकि इंक्लूसिव क्लास में क्या होता है, सभी वर्ग से सभी प्रकार के छात्र उसमें उपस्थित होंगे। कुछ अधिगम अक्षमता वाले बच्चे भी उस क्लास में हो सकते हैं, कुछ अपराधी बालक जो होते हैं वो होंगे, सृजनात्मक बालक भी उस कक्षा में बैठे होंगे, प्रतिभाशाली भी होंगे, सामाजिक आर्थिक परिवेश विभिन्न प्रकार का होता है। तो उन सभी क्षेत्रों से आए हुए कक्षा में छात्र बैठे हैं, तो उनके लिए हमें अधिगम प्रक्रिया की योजना तैयार करते समय सक्रिय रूप से उस योजना को तैयार करना चाहिए। तो इस ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पठन वैफल्य यानी कि पढ़ने में विफलता, इसको क्या कहते हैं? पठन दोष। आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पठन दोष वाले बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो पठन वैफल्य वाले बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ऐसा बच्चा किसी भी पाठ को धारा प्रवाह यानी कि निरंतर बिना रुके हुए नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो ये पठन वैफल्य का प्राथमिक लक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? ठीक है, तो जो 2009 की
शिक्षा का अधिकार हमारा है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को भी शामिल किया गया था। तो उसकी अवधारणा के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो उसका अवधारणा में नंबर 1 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। ऐसे छात्र जो शिक्षण में अक्षमता रखते हैं उनको इंक्लूसिव क्लास में क्या किया जाता है, सक्षम छात्रों के साथ बैठाया जाता है। तो जो छात्र हमारे अक्षम यानी कि जिनमें योग्यता कम है या किसी प्रकार की शारीरिक विसंगति है, तो वो छात्र सामान्य बच्चों के साथ अच्छे ढंग से पढ़ सकें और अधिगम प्राप्त कर सकें। तो इसलिए उनके प्रति शिक्षक का नज़रिया कैसा होना चाहिए, सिंपैथेटिक नज़रिया होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। वंचित समूह कौन सा होता है? वंचित समूह 2 प्रकार से मान लेते हैं हम। एक वो वंचित समूह होता है जो कक्षा में अधिगम में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करता है दूसरे छात्रों की अपेक्षा। ठीक है, तो वो अपने आप को विलक समझ लेता है, वंचित समझ लेता है। ठीक है, दूसरों से अपने आप को अलग समझता है और दूसरे छात्र भी उसके प्रति दूसरा रवैया रखते हैं, अच्छा रवैया नहीं रखते हैं। तो एक तो वंचित उस प्रकार के हो गए। दूसरे वो वंचित छात्र हैं जो हमारे सामाजिक रूप से वंचित है, जिनके घर में, समाज में, परिवार में उनके परिवार की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है वो दूसरे छात्रों की अपेक्षा, दूसरे समाज के वर्गों की अपेक्षा कम अच्छी है। तो उनको भी वंचित समूह में रख लेते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पूछा गया है कि उनकी सहभागिता कम अगर है कक्षा में तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को करना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, वो शिक्षक क्या करे कि अपनी शिक्षण की जो पद्धति है उसमें उसको थोड़ा मॉडिफाई करे और नए तरीके, नए योजनाएं बनाए, नए ढंग से उनको पढ़ाने का तरीका उसे तैयार करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों, सहजानुभूत मतलब सहज रूप से अनुभूत किए हुए, जो सरल ढंग से, ऐसे सिद्धांत हैं जो बहुत सरल तरीके से बनाए गए हैं, जिनकी जो संरचना है वो सरल से कठिन की ओर है। ठीक है, तो ऐसे पूछा गया है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो समाज में होती रहती हैं तो उनके प्रति बच्चों का जो नज़रिया है, जो सिद्धांत बन गया है, तो उसके संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। ठीक है, उनके जो नकारात्मक सिद्धांत उनके मन में बन गए हैं, नकारात्मक अवधारणाएं उनके मस्तिष्क में हो गई हैं, तो उनको शिक्षिका के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, उन अवधारणाओं को सकारात्मक अवधारणाओं में परिवर्तित करने के लिए बार बार उसका अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित, अब वर्तमान में क्या हो गया, शिक्षा शास्त्र, जो शिक्षा की जो भी प्लान तैयार किए जाते हैं सरकार के द्वारा या शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा, तो वो क्या हो गई हैं, शिक्षक केंद्रित नहीं रह गई हैं। किसके केंद्रित हो गई हैं, छात्र के केंद्रित हो गई हैं। छात्र को मध्य में माना जाता है, मुख्य बिंदु शिक्षक को नहीं माना जाता, बल्कि किसको माना जाता है, छात्र को माना जाता है। उसी को ध्यान में रखकर ही शिक्षण योजनाएं तैयार होती हैं। तो यहाँ लिखा है छात्र केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या है, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, बच्चे कैसा अनुभव करते हैं, रुचि लेते हैं कि नहीं लेते हैं, किस प्रकार से उनकी सहभागिता होती है किसी चीज़ को सीखने में, तो इन सारी चीज़ों का उसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब भी कोई हम शिक्षा शास्त्र से जुड़ी योजना तैयार करें या शिक्षा शास्त्र के विषय में कोई हम सिद्धांत तैयार कर रहे हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को अधिगम